दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत आज इस तरह क्यों है? आज इतने जज्बाती फैसले, एक तरफा फैसले क्यों करती है? क्या ये शुरू से इसी तरह थी? क्या शुरू से भारत इसी तरह सोचती थी? आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी तंजीम की जिसका नज़रिया शुरुआत से ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर रखा गया, जिसका नज़रिया हिंदुत्व को महान बनाने में और तमाम दूसरे जितने भी मज़हब की फ़िक्र हैं, जितनी भी सोच है, उसको कमतर समझने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तंजीम का भारत की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तंजीम का भारत के जितनी भी जद्दोजहद की गई उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इसके ख़िलाफ़ हमेशा खड़े हुए। वही सोच, वही तंजीम आज भारत का फ़ैसला कर रही है। आज भारत की हर तकदीर का फ़ैसला वही कर रही है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे बीजेपी और आरएसएस की बुनियादी शुरुआत की, और ये बताने के लिए कि जो सोच आज जिस तरह की अर्नब गोस्वामी या फिर जितने भी दूसरे जर्नलिस्ट आज पाकिस्तान के बारे में या दूसरे मुसलमानों के बारे में फैला रहे हैं, वो सोच आखिर शुरू कहाँ से हुई? आज इसी एपिसोड में इस पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। साल 1925 में जब तमाम हिंदुस्तान आज़ादी की जंग लड़ रहा था, यहाँ पर एक और शख्स बलीराम अपनी एक पार्टी की बुनियाद रख रहा था, जिस पार्टी की बुनियाद माइनॉरिटीज़ को दबाने में और उनको तंग करने पर रखी गई थी। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये सारी बातें उनकी अपनी किताबों में भी लिखी हुई है, जिसका लिंक अगर किसी को चाहिए मैं दे भी दूंगा, और आपने यहाँ पर उनकी तस्वीर भी देख ली है और उनकी किताब का तस्वीर भी देख ली है। कोई भी चाहता है अगर उसको पढ़ना तो ज़रूर पढ़िए। उसमें ये ख़ुद उन्होंने लिखा है कि माइनॉरिटीज़ को इतना तंग कर दिया जाए कि या तो वो मुल्क छोड़कर चले जाएं या फिर वो तब कह रहे हैं। 1925 में आज़ादी की जंग के दौरान, आज़ादी में जब खून बह रहा था, इन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रखी थी। आरएसएस की इस तंजीम, मतलब बलीराम जो कि फाउंडर थे इसके, उनकी जो इंस्पायरेशन थी वो यही थी कि जिस तरह डिक्टेटर थे मसलूनी, उसी से वो इंस्पायर्ड थे। और ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सब कुछ उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि वो उससे इंस्पायर्ड है। वो इतने हद तक इंस्पायर्ड हैं कि वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को इस हद तक दबाओ कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, या फिर वो आपके दबाव में आकर हर चीज़ को एक्सेप्ट करें जो कुछ आप उनको कह रहे हैं या फिर उन ऑर्डर पे चल रहे हैं। आपका दबदबा हमेशा उन लोगों पर रहे। आप हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए उनके ऊपर अपने उसूल, अपने हिसाब के कानून जो है वो पोस्ट करें। 1951 में आरएसएस ने अपना सियासी चेहरा बनाना शुरू किया। 1951 में बीजेपी जन्म लेती है, जो कि सियासत में हिस्सा लेना शुरू करती है। भारत में शुरू से इंतहा पसंदी की सोच नहीं थी। भारत एक सेकुलर कंट्री के तौर पर इस कॉन्टिनेंट में आया था। पाकिस्तान वहाँ पर देखा जाए तो एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर सामने ज़रूर आया था, पर जब इंडिया की बात की जाए, इंडिया का बेसिक आइडिया ही एक सेकुलर देश के तौर पर था, जो कि आज के मद्देनज़र एक बिल्कुल ही अलग चीज़, ऑपोजिट चीज़ नज़र आती है। बरक्स है, बिल्कुल इससे बरक्स हो चुका है भारत। भारत में इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा कि उनका झगड़ा हमारे साथ ज़्यादा है, और आपको लग रहा होगा कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा नफ़रत करते हैं, पर बिलीव मी, मैं जानता हूँ इंटरनली ये लोग आपस में एक दूसरे से जितनी नफ़रत करते हैं उतनी पाकिस्तान से भी नहीं करते। ये भारत में रहने वाले मुसलमानों से जितनी नफ़रत करते हैं उतने पाकिस्तानी मुसलमानों से भी नहीं कर पाते ये। और इसी तरीके से ये नेपाल के बारे में इनके सोचें, जो नॉर्दर्न साइड पे इंडियंस रहते हैं, इनकी ज़रा जाकर शिकायतें सुने। इसी तरीके से जो सिख रहते हैं इनके पास, उनके बारे में ज़रा इनसे पूछ कर देखें। मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब एक आम इंडियन नहीं, पर एक आम इंडियन जो कि बीजेपी और आरएसएस की सोच में दबा हुआ है। ये सवाल उनसे पूछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हमसे ज़्यादा आपस में कितने नफ़रत करते हैं। हम यहाँ पर सोचकर बैठे हैं कि शायद ये आपस में बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हैं, प्रोग्रेस हो चुके हैं, इनकी इकॉनमी दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुकी है, मगर क्या ही फ़ायदा कि ये देश जितना भी बड़ा हो, एक दूसरे से जितना नफ़रत फैला चुका है एक दूसरे के लिए, ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहरहाल, बैक टू द टॉपिक। 1951 में बीजेपी एक सियासी जन्म लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत बिल्कुल भी इस तरह का रेसिस्ट या फिर इस तरह की इंतहा पसंदी की सोच नहीं रखता था। इंदिरा गांधी की एमरजेंसी के बाद, दूसरी एमरजेंसी के बाद, इन्होंने अपना फ़ायदा उठाना शुरू किया। इनकी सोच हुकूमत में आना नहीं थी, इनकी सोच किसी भी कुर्सी को लेना या किसी ओहदे को लेने की नहीं थी। इनकी सोच थी अपनी इंतहा पसंद सोच। जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपने ये सब कुछ शायद फिल्मों में देखा हो, पर इनकी अपनी सोच के हिंदू दबाव किस तरह लाया जाए देश में,
हिंदू रूल किस तरह लाया जाए दबाव में। 1992 में बीजेपी और आरएसएस ने अपनी असली शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। पूरे भारत के मुसलमान और जितने भी दूसरे लीडर्स हैं वो खामोश रहते हैं, कोई भी इस पे किसी भी किस्म की बात नहीं करता। बीजेपी और आरएसएस ने इसे सबक सीखा, क्योंकि इसके बाद जो हालात पूरे देश में हुए वो मुसलमान और हिंदू के फसादात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कोई भी इनको रोकने वाला नहीं था। कितने मुसलमान मारे गए, कितने हिंदू मारे गए, गली गली में खून बह रहा था। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीजेपी इस पे खुश था, आरएसएस भी इस पे खुश था, क्योंकि उनको सबक मिल चुका था कि जितनी इंतहा पसंदी हम फैलाएंगे उतना ही हमारा नाम होगा, और उतनी ही जल्दी हम इक़्तिदार में भी आएंगे, और उतनी ही जल्दी हमारा आइडिया जो है तमाम लोगों के सामने एक्सपोज भी होगा और इम्पोज भी होगा। 2002 में भारत का एक खूनी बाप आता है, बल्कि अगर मैं इसका नाम दूं तो ये मोदी का खूनी बाप है। ये मोदी का खूनी चैप्टर है जो कि पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख देता है। ये वो हिंदुस्तान है बेसिकली मेरे दोस्तों, कि जो हिंदुस्तान आज आप देख रहे हैं, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो पहला कदम है इस जगह तक आने के लिए जो कि आज है, वो कहाँ से हुई? वो 2002 से हुई, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के अपना चीफ मिनिस्टर थे। उस दौरान एक ट्रेन का हादसा होता है जिसमें हज़ारों मुसलमान मारे जाते हैं। इन तमाम कत्लों का इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पे लगता है, और कोर्ट्स में जाकर कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। जाहिर सी बात है, कोर्ट्स क्योंकि इनके अंडर इनके रूल होती हैं, अंडर इनके डर में होती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई उन लोगों को या तो मार दिया गया, या जला दिया गया, या उनको गायब कर दिया गया। उसी तरीके से कोर्ट पे भी दबाव डाल के ये लोग उधर से रिहा हो गए, और फाइनली 2014 में आरएसएस और बीजेपी का ख्वाब पूरा हुआ कि एक ऐसा लीडर हम अपने इस सब कॉन्टिनेंट में लेकर आएंगे, एक ऐसा लीडर हम इस देश में लेकर आएंगे जो मुसलमानों से नहीं डरता, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान को दबा देगा, जो दुनिया को बदल के रख देगा। उस लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में सिलेक्ट हुए। तब से लेकर अब तक जितनी भी टाइमलाइन निकाल दें, मेरा ख्याल है ये सबसे कम किस्से जो हैं मैंने आपके सामने रखे हैं अभी तक। अगर मैं फैक्ट्स पर बात करूं और ज़्यादा, अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं, तो शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी भी इनका आइडिया है बेसिकली आप देख लें। मैं इंडियंस के लिए इसीलिए हमेशा कहता हूं कि मुझे खुद से ज़्यादा, खुद की मीडिया पे बुरा भला कहते थे, पर अब मुझे इंडियंस पे ज़्यादा तरस आता है कि इनकी मीडिया में हर जगह हर चीज़ बैन है। इंडिया एक वो डेडलॉक बन चुका है बेसिकली, जो कि एक महदूद सोच पे रहता है, एक ऐसी महदूद सियासी वाबस्तगी से वो अपना रिलेटेड हो चुका है जिसमें कोई भी नई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है। ये गांधी का भारत नहीं रहा, ये वो भारत नहीं रहा जिसको सोचने के लिए एक सेकुलर देश करार दिया गया था। अब ये वो भारत बन चुका है जिसमें खून की नदियाँ बहेंगी अगर आपने इनके ख़िलाफ़ बात की। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, ये जो किस्से हुए हैं, ये जो इन्होंने ख्वाबों में हमारे जहाज़ गिनाए, और हमने तो पूरी दुनिया को खैर पता ही है, मैं इस पे बार बार क्या ही बात करूं। उसका सबसे बड़ा बदला आरएसएस ने क्या लिया? उसका सबसे बड़ा बदला आरएसएस ने लिया कि कराची बिरयानी के नाम पर जितनी भी दुकानें थीं, या मुसलमानों के नाम पर जितनी भी दुकानें थीं, उनको गिरा दिया गया या फिर उनको जला दिया गया। अब ये रीसेंट वाक़ये हुए सीज़ फायर के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन इसका क्या आता है? इसका सबसे बड़ा रिएक्शन ये आता है कि कराची बेकरी के नाम से इंडिया में एक शॉप है जहाँ पर यही आरएसएस के जंगली जाकर उस दुकान को जला देते हैं या फिर उसका नाम गिरा देते हैं। इसी तरीके से तमाम जितनी भी मुसलमानों के नाम से चीज़ें उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इवन इन्होंने तो मुग़ल दौर के जो मस्जिदें हैं या फिर जितने भी मकाम हैं उनका भी नाम चेंज करने का सोचा हुआ है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, उसमें औरंगज़ेब को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया हुआ है जैसे पता नहीं औरंगज़ेब कुछ थे ही नहीं, और उसको भी मुग़ल स्टोरी को चेंज करके अपने आने वाले बच्चों को बताया जा रहा है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जब तक आने वाली जनरेशन में नफ़रत का बीज नहीं बोया जाएगा तब तक इनकी सियासत आगे नहीं चलेगी। भारतीयों को लगता होगा कि ये उनके लिए बहुत अच्छा है, असल में अगर उनकी सोचने समझने की सलाहियत, क्योंकि वो तो खो चुके हैं, तो पाकिस्तानी है ना आपकी मदद करने के लिए। हम आपको बताएंगे, हम नहीं बताएंगे अच्छे पड़ोसियों के हुकूक हम नहीं पूरे करने। बाय द वे, हुकूक मीन राइट्स। आपका ये हक है कि हम आपको बताएं कि आप कहाँ पर गलत हैं।
तो आप इस जगह गलत हैं कि आपकी सोच इतनी महदूद कर दी गई है, आपके अंदर नफ़रत का बीज बोया जा रहा है इन तमाम फिल्मों को बनाकर, मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाकर, ताकि आप अपने आसपास के मुसलमानों से भी नफ़रत करें और इनको सियासत में चूज़ करें। आपको क्या लग रहा है कि आपके मज़हब के ये पैरोकार हैं? नहीं, इनको पैसा कमाना है, आपके खून से पैसा कमाना है, इनको मुसलमानों के खून से, इनको सिखों के खून से पैसा कमाना है। आपके देश की तरक्की से इनका कोई वास्ता नहीं है। मैं आजकल के नौजवानों से इंडिया के पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो? चलो हमारे वजूद से तो आपको एतराज़ है ही, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरह आपसे अलग हुए हैं आपको तकलीफ़ होगी और आपके आने वाले कई सालों तक आपको तकलीफ़ होगी। देश गिनते हैं किन किन से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू बी इन हिंदी, बट फिर भी ताल्लुकात आपके कौन कौन से देश से अच्छे नहीं हैं? चाइना, आपके ताल्लुकात इनसे भी अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश, आपके ताल्लुकात इनसे भी अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका, आपके ताल्लुकात इनसे भी ख़राब हो चुके हैं। आप इनसे भी अगर इनकी लीडरशिप को देखें, अपनी लीडरशिप को देखें, इनके भी ताल्लुकात आपसे अच्छे नहीं रहे कोई ज़्यादा। इसी तरह बात करते करते जो अभी करंट सिनारियो गुजरा है, आपका टर्की से भी प्रॉब्लम आ चुका है, आपका अज़रबैजान से भी प्रॉब्लम आ चुका है, आपका मलेशिया से भी प्रॉब्लम आ चुका है। आप लोग चाहते क्या हो? वहाँ दूर एक कॉन्टिनेंट में एक मुल्क है जिसको इज़राइल कहते हैं, जो कि दहशतगर्दी फैलाई हुई है, रोज़ बच्चों को मारता है। वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो आरएसएस की सोच की तरह है, वो बीजेपी की सोच की तरह है, जो कि बच्चों की और औरतों की लाशें गिराने में करते हैं, जो लड़ने के लिए फ़ौजों को नहीं चूज़ करती बल्कि बच्चों को चूज़ करती है, जैसे आपने हमारे मुल्क में बच्चों को चूज़ किया था। जब हमारी फ़ौज की बारी आई तो आप लड़ नहीं पाए, आपने दुनिया के सबसे महंगा जहाज़ गिरा दिया, जिसकी हिस्ट्री थी कि वो कभी गिर नहीं सकता। आपने उसको भी अपनी तरह गिरा हुआ साबित कर दिया। आपकी लीडर्स की बात कर रहा हूँ, आपकी उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो आने वाले कल के जनरेशन्स को ख़तरे में डाल रही है। आपकी ये जितने भी सहाफ़ी हैं, मेजर गौरव हो गए, अर्नाब हो गया, या फिर ये जो अब तक टीवी है इसके जर्नलिस्ट हो गए, दिल पे हाथ रखकर बताइए कितनी आज़ादी है? दिल पर हाथ रखकर बताइए क्या ये सच बोल रहे हैं? पूरी दुनिया से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। किससे ताल्लुकात अच्छे हैं आपके? अभी तो आपने रिसेंटली टर्की को भी अपनी लिस्ट में डाल दिया, हम इसको बॉयकॉट करेंगे, हम एप्पल को बॉयकॉट करेंगे क्योंकि ट्रंप साहब ने कह दिया हम लोग इंडिया में नहीं बनाएंगे, हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बॉयकॉट करेंगे, हम अज़रबैजान को बॉयकॉट करेंगे। कर ले सबको बॉयकॉट। इफ़ यू थिंक कि ये डिप्लोमेसी है, कर ले बॉयकॉट मोदी साहब आप और उनके भक्त आप। वैसे मेरी ये वीडियो उनके भक्त को बुरी लगेगी, पर मेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। पता है क्यों? पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि आज से कई साल पहले एक ऐसा साल भी आया था, जैसे आरएसएस का एक साल आया था, जैसे बीजेपी के बनने का एक साल आया था, भारत के बनने का एक साल आया था। उसी तरह 1947 में एक ऐसा वक्त आया था कि एक शख्स खड़ा हुआ था, उसके पहले एक शख्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, एक ऐसी सोच को जन्म दिया था जिस सोच की वजह से इस नफ़रत भरी आग से निकलकर एक और देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। आपने तो अपने गांधी को भी मार दिया था, आपने तो अपने कितने प्रधानमंत्रियों को मार दिया। हमने आज तक अपने किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मारा, बल्कि आपके ही खरीदे हुए दहशतगर्दों ने हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी वज़राए आज़म गुजरे हैं, उनको मारने की कोशिश की। चलो सोचे, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता है, चलो सोचे चाहता है कि ज़िंदगी की जहनी तमाम भी चीज़ें हैं उस पर बात की जाए। रिसेंटली जितना भी मेरे देश के ऊपर बात की गई, मेरे मुल्क पे बात की गई, उसके लिए ना मैं चुप रहूँगा ना कोई और चुप रहेगा। अब ध्रुव राठी की तरह मेरे इतने बड़ी कोई टीम नहीं है 50 से 60 लोगों की जो उनको फेक न्यूज़ फैला कर दें। हमने जो बात की है वो आप सर्च भी कर सकते हैं, और अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझसे पर्सनली रब्ता भी कर सकता है, मैं उनको तमाम सोर्सेस दूंगा। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं एक ऐसी चीज़ कहने जा रहा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ आप सब भी एक दफ़ा कह कर देखें। वैसे तो आप में शायद इतनी हिम्मत ना रहे, मैं समझ सकता हूँ कि आपके वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट है। इंडिया में अगर कोई मासूम शख्स मरता है, अगर कोई मासूम जान अपनी खोता है किसी भी दहशतगर्दी की वजह से, उसको मैं कंडेम करता हूँ। मैं पहलगाम के किस्से को भी कंडेम करता हूँ जहाँ पर बच्चे मारे गए। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये कह सकें कि उस दिन आपके पायलट्स ने, आपके ड्रोन ने एक बच्चे को मारने की कोशिश की जो कि शहीद हो गया? उसकी कंडेमेशन करेंगे आप? कभी भी नहीं करेंगे।
पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान का हर बंदा अमन चाहता है। मसला लीडरशिप की तरफ से आपकी लीडरशिप एक एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है। आपको आज सोचना पड़ेगा आपके आने वाले कल भारत सेकुलर है या हिंदू कंट्री के नाम पर जाना जाता है, जिसमें भी पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा ख्याल है आइडेंटिटी क्राइसिस, किसी भी मुल्क के आइडेंटिटी क्राइसिस उसको अंधेरे में धकेलते हैं। अगर आप इस खुशफहमी में कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू दुनिया को फतह कर लेंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। चलो सोचे पॉजिटिविटी की तरफ चलता है। चलो सोचे, ने कभी नहीं सोचा था कि करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। बहरहाल बहुत जल्द हम अपने उसी टॉपिक्स पे दोबारा वापस आएंगे, जिसमें मेंटल हेल्थ भी है, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। हमारे अपने मसले बहुत हैं यार, एक जंगी गम नहीं, और भी बहुत गम है जिन पे बात करनी है मैंने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और इसी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पे हम लोग इंशाल्लाह एक और जल्द एपिसोड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।